हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी दोनों को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। नीट होता है सीरीज में, जहाँ पे हम लोग 30 मिनट्स में ही सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रिक्स एंड विथ ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है न्यूटन्स के पहले लॉ के बारे में। न्यूटन्स का पहला लॉ, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है। तो न्यूटन्स का पहला लॉ कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का पहला लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है और वो फिजिकल इंडिपेंडेंसी की बात करता है। वो कहता है कि इफ ए पर्सन इज एट रेस्ट ही विल ट्राई टू बिकम इन द रेस्ट, इफ ए पर्सन इज ए मोशन ही विल ट्राई टू बी इन द मोशन। अगर चल रहा है तो चला हुआ रहना चाहता है, रुक रहा है तो रुका हुआ रहना चाहता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो होता है रियल लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको बोलते हैं, फोर्स एक्सीलरेशन लॉ बोलते हैं। तो सेकंड लॉ हमारा फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन दिखाता है। सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा वो dp बाई dt होगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम होगा। यानी कि मोमेंटम dp हमारा क्या है, मोमेंटम, p हमारा क्या है, मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम dp अपन dt होगा। इसी को तुम लिख सकते हो क्या, dmv अपन dt, क्योंकि dp को क्या लिख सकते हो, mv। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसी को तुम लिख सकते हो m डी, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एम डी बी अपन डी टी प्लस वी डी एम अपन डी टी। अब देखो अप्लाई हमको हर जगह यही करना है, एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। मान लो कहीं पे बस दिया है डी एम बाई डी टी तो तुम यूज़ करोगे वी डी एम बाई डी टी। मान लो कहीं पे दिया है कि डी बी बाई डी टी तो तुम यूज़ करोगे एम डी बी बाई डी टी। दूसरा वाला अपने आप जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरा वाला भी दिया है तो यूज़ कर लेंगे, दूसरा वाला नहीं दिया है तो हमारा सिंपल सा फंडा रहेगा कि एम डी बी बाई डी टी प्लस बी डी एम बाई डी टी यूज़ कर लेंगे। अगर डी बी बाई डी टी दिया तो यूज़ कर लेना एम डी बी बाई डी टी, अगर डी एम बाई डी टी दिया तो यूज़ कर लेना। अगर ये दिया होगा तो दिया रहेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ये दिया रहेगा डी एम बाई डी टी तो लिखा रहेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डी बी बाई डी टी जीरो हो जाएगी, तो बस इसी से काम चल जाएगा। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर भी डी एम बाई डी टी दिया है, मतलब डी एम बाई डी टी क्वेश्चन में दिया है तो भी डी एम बाई डी टी लगा दोगे। अगर डी बी बाई डी टी दिया है तो एम डी बी बाई डी टी लगा दोगे। अगर दोनों दिया है तो दोनों लगाना, लेकिन 99% केसेस में एक ही लगाना होता है, एक अपने आप कैंसिल होता है। वो भी मैक्सिमम चांस में रहता है कि लिखा रहता है वेलोसिटी कांस्टेंट तो डी बी बाई डी टी अपने आप जीरो हो जाता है। ठीक, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर सेकेंड, या डायमेंशन होता है एमएलटी -1। ठीक, लिक्विड जेट प्रॉब्लम कहता है कि अगर ये हमारा वॉल है, यहाँ से पानी खूब तेज आ रहा है तो यहाँ पे आके स्प्लैश हो जाता है। पानी कहते हैं ना कि बिखर गया, पानी बिखर जाता है। जैसे आप स्ट्राइक करेगा पानी बिखरेगा, यानी वेलोसिटी जीरो होगी। पहले मान लो 50 से आ रही थी, अब जाके टकराई, अब बिखर गई, बिखरेगी तो पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही चीज़ लिख रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट स्प्लैशेज, स्प्लैश मतलब बिखर गया, यानी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर फोर्स ऑन जेट पूछेगा, मतलब फोर्स जेट, मतलब जेट कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम माइनस एम बी अपन डेल्टा टी, यानी डी पी बाई डी टी माइनस एम बी अपन डी टी। या डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि माइनस में डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी फोर्स ऑन जेट कितना होगा, फोर्स जेट कितना लगाएगा, एफ जेट कितना होगा, माइनस में रो ए वी स्क्वायर, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस में रो ए वी स्क्वायर, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वॉल पे कितना लगेगा, रो ए वी स्क्वायर। मतलब बोलते हैं ना एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स जो है जेट जो है वॉल पे लगाएगी माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसी डायरेक्शन में लगाएगी। तो फोर्स ऑन जेट क्या होगी, माइनस में रो ए वी स्क्वायर। लेकिन वॉल कितना लगाएगा, तुम इधर लगा रही हो तो वॉल लगाएगा इधर, या वॉल मान लो इधर था तो तुम इधर लगा रहे थे। ठीक है, तो किसी को भी माइनस प्लस ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो वॉल यहाँ था, तुमने ऐसे लिया, फोर्स ऑन जेट लिया तो माइनस रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स अपनी वॉल पे इधर लगाएगी तो प्लस रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों चीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है अगर लिक्विड जेट बाउंस बैक कर गया। अब मतलब जेट हमारा यहाँ पे गया और बिखरा नहीं, अब क्या हो गया, वापस आ गया, मतलब पानी लड़के फिर वापस आ गई, तो एफ जेट की जगह रख देना -2, यहाँ पे +2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ऑब्लिक स्ट्राइकिंग तुमने देखा होगा बॉल वाले क्वेश्चंस में कि ऑब्लिक स्ट्राइकिंग, तुमने बॉल मारा और किस 30 डिग्री एंगल से ऐसे मतलब बाउंस होकर वापस आ गई। तो अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो जो जेट पे होगा वो जेट बोलो बॉल बोलो, वो माइनस में 2mb cos थीटा अपन डेल्टा टी होगा। क्या होगा, माइनस में 2mb cos थीटा डेल्टा टी। अगर बॉल वाला केस रहेगा तो ये मतलब ये नहीं आएगा ना, रो डेंसिटी वगैरह वाला केस नहीं आएगा बॉल वाले में। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 2mb cos थीटा। इसमें
मतलब यार देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऑब्लिक स्ट्राइकिंग होगी बॉल की या किसी भी चीज़ की, तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है तो चेंज इन मोमेंटम होता है 2mb cos थीटा। तुमसे फोर्स पूछता है तो लिख देना dp/dt। क्या आएगा, 5 सेकंड के लिए रुका था तो dp तुम्हारा हो गया कितना 2mb cos थीटा और dt गया 5 सेकंड, तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो डेल्टा पी हो जाएगा 2mb cos थीटा। लेकिन अगर वर्टिकल से बोल दिया तो डेल्टा पी हो जाएगा 2mb sin थीटा। वर्टिकल से बोल दिया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 2mb sin थीटा। वर्टिकल से बोल दिया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 2mb sin थीटा। तो फोर्स ऑन जेट क्या हो जाएगा माइनस में 2mb cos थीटा अपन डेल्टा टी। फोर्स ऑन जेट क्या होगा माइनस में 2mb cos थीटा अपन डेल्टा टी। फोर्स ऑन जेट क्या होगा माइनस में, देखो वही चीज़ थी, देखो यहाँ पे ये वाली केस है ना, तो 2mb cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, अपन डेल्टा टी कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। ठीक है, डेंसिटी के टर्म में क्या था 2 रो ए बी स्क्वायर था, तो 2 रो ए बी स्क्वायर cos थीटा कर दो, cos थीटा कर दो, समझ रहे हो ना। तो फोर्स ऑन जेट हो गया, फोर्स ऑन वॉल हो गया। अगर लिक्विड जेट बाउंस बैक कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा। और ऑब्लिक स्ट्राइकिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि चेंज इन मोमेंटम 2mb cos, ये क्वेश्चन तो लगा लेना, नीट में बहुत बार पूछा है। हॉरिजॉन्टल में 2mb cos थीटा, वर्टिकल में ये। ठीक, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है dp/dt, तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा f.dt, यानी कि इम्पल्स क्या हो जाएगा f.dt हो जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम। यानी इम्पल्स क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी mb माइनस mu, यानी कि mb माइनस mu मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसका यूनिट ही हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, इम्पल्स देखो बोला हो ना अभी, इम्पल्स dp इक्वल टू क्या होता है dp/dt इक्वल टू फोर्स होता है, तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा f.dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो t1 से लेकर t2 तक, तो इम्पल्स हो जाएगा। तो इम्पल्स का मामला क्या होगा t1 से t2 तक f.dt को इंटीग्रेट कर दो। ठीक, इम्पल्स इक्वल टू होता है f एवरेज इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स एवरेज इंटू टाइम भी होता है। देखो यहाँ पे f.dt है ना, इसका मतलब फोर्स इंटू टाइम, सिंपल सी बात है। अब देखो ग्राफिकल क्वेश्चन को इम्पल्स समझ गए, मोमेंटम समझ गए, फोर्स समझ गए, लिक्विड जेट समझ गए, ऑब्लिक कोलाइडिंग का मोमेंटम समझ गए। अब तुमसे पूछेगा एरिया अंडर एफ टी, मान लो एफ टी के अंडर जो एरिया होगा वो क्या देगा इम्पल्स देगा, एरिया अंडर एफ टी क्या देगा इम्पल्स देगा। लेकिन एफ टी ना f.dt है, तो जो उसका एरिया होगा हमको क्या देगा इम्पल्स देगा। लेकिन प्लस में से माइनस घटाना पड़ेगा, यानी कि अगर ये a1 a2 a3 है तो इम्पल्स होगा a1 प्लस a3 जो प्लस में है माइनस a2, a1 प्लस a3 माइनस a2, a1 प्लस a3 माइनस a2। ठीक, इम्पल्स हो गया। अब देखो कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड, अगर कोई बॉल तुम नीचे गिराते हो ग्राउंड पे तो v1 से गिर रही है, तो मान लो नीचे गिरी तो mv1 रख दो। ठीक है, अब नीचे होकर रिबाउंड भी करी तो कैसे रिबाउंड करी mv2 से, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा mv2, इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस में mv1, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो किसी एक को प्लस एक को माइनस मानोगे। तो मान लो mv1 से गिरा तो उसको प्लस ले लो, mv2 से मान लो ये डायरेक्शन प्लस था तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लो, नीचे जा रहा था निगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो mv2 पॉजिटिव हो गया माइनस में mv1, यानी mv2 प्लस mv1, यानी कि mv1 प्लस v2। तो इम्पल्स क्या हो जाएगी mv1 प्लस v2। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 2mb हो जाएगी। इम्पल्स कितनी हो 2mb, यानी ग्राउंड में जब कोलिजन होगा तो वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि v1 से गिरा v2 से उठा तो एक नीचे एक ऊपर, तो माइनस और माइनस में जब डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इम्पल्स हो जाएगा mv1 प्लस v2 ये हो जाएगा। बुलेट और प्लेट तुमने देखा होगा, एलन का क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसे बुलेट ऐसे मतलब प्लेट है, उसको तुम गोली मार दिए और ना चला रुक गया है, ठीक है वहीं रुका हुआ है बुलेट मारने पे। तो होता क्या है कि फोर्स जो बुलेट पे लगता है कितना लगेगा फोर्स ऑन बुलेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mb, क्योंकि mb से लग रहा है फिर वेलोसिटी वहां पे लिखा होता है कि mb से लगता है फिर mb से नीचे, मतलब जिस वेलोसिटी से टकराता है उसी वेलोसिटी से वापस आता है, तो कितना होगा 2mb अपन टाइम, कितना होगा 2mb अपन टाइम। तो फोर्स ऑन बुलेट क्या होगा माइनस में 2mb अपन टाइम, और फोर्स बाई बुलेट पे फोर्स लगेगा माइनस 2mb अपन डेल्टा टी, और फोर्स बाई बुलेट कितना होगा, बुलेट कितना फोर्स लगाएगा 2mb इंटू ये हो जाएगा फोर्स कितना होगा 2mb अपन टी होगा ना, मोमेंटम अपन टाइम होता है ना, मोमेंटम अपन टाइम, तो 2nmb। क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट कितना मार रहे हो, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ बुलेट है, एन हमारा क्या है एन नहीं लिखा तो ऐसे ही है, चलो सही लिखा था वो, देखो यानी बुलेट जो मारेगा वो होगा, मतलब फोर्स ऑन बुलेट जो लगेगा वो माइनस में 2mb अपन डेल्टा टी लगेगा, और फोर्स बाई बुलेट जो लगेगा वो कितना लगेगा 2nmb लगेगा। फोर्स बाई बुलेट कितना लगेगा 2nmb, ठीक है। और एन हमारा क्या है नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, एन अपन टी हो जाएगा, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ बुलेट अपन टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो एन अपन डेल्टा टी यानी नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ठीक। ऑब्लिक कोलिजन जब भी होगा तो 2nmb cos थीटा जानते ही हो, ऑब्लिक कोलिजन जब होगा हॉरिजॉन्टल से ही हो पाएगा 2nmb cos थीटा, ठीक।
न्यूटन्स का तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और हमेशा जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो हमेशा अपोजिट बॉडी पे होते हैं, एक बॉडी पे नहीं लग सकते। मैंने दीवार को धक्का मारा ऐसे, दीवार धक्का मुझे मारेगी, मेरा अलग बॉडी उसका अलग बॉडी, दो बॉडी हो गया ना, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। 5 न्यूटन का मैंने लगाया तो 5 न्यूटन का वो भी लगाएगी, यानी कि ऑलवेज इक्वल होंगे बट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। इक्वल तो है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब बीडी देखो, अगर कोई बॉडी ऐसे रुकी हुई हवा में तो बस उसके नीचे लग रहा है mg, लेकिन जैसे कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट में आते ही एक नॉर्मल रिएक्शन यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी। तो अगर तुम बॉडी ये है मेरी, अगर यहाँ पे मैंने इसको रखा कांटेक्ट में आया ना, तो ये नीचे लगाएगी mg और इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg के बराबर ही होगा। और वो नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगी, मेरी हथेली प्रोवाइड करेगी। इस पर रख दिया तो ये मेरा टैप प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तब तक नहीं लिखते हैं जब तक कोई मतलब, नॉर्मल रिएक्शन तभी लिखते हैं जब वो किसी सरफेस पे हो, तो सरफेस पे देखो mg ग्राउंड पे आ गया तो mg ग्राउंड लिख दिया, ठीक। अब मान लो ये फोर्स 2 ब्लॉक हो गए, m और m है, ठीक है। तो तुम BD कैसे बनाओगे, पहले का m देखो बाहर निकालो, इस पे लग रही है एक फोर्स F, लगा दिया मैंने, एक इसकी mg नीचे लगा दिया, एक नॉर्मल लग रहा होगा, लगा दिया मैंने। और ये जो छोटा वाला है भी देखो कांटेक्ट में है ना, तो छोटा वाला भी कुछ नॉर्मल लगाएगा, तो छोटे वाले से फोर्स हमारा F1 मान लो, तो F1 लग गया। BD का मतलब यही होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर जितने भी फोर्स हैं सबको लगा दो, तो जितने भी फोर्स का मतलब क्या हुआ, m है, तो इधर फोर्स लग रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा ये फोर्स लग रहा है, ये m है, इसके नीचे mg भी लग रहा होगा, इसका नॉर्मल भी लगेगा क्योंकि ग्राउंड है, और ये भी तो कांटेक्ट में है तो ये भी कुछ फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा क्या, F1। और इंटरनल देखो अंदर चिपके है ना, तो इंटरनल फोर्सेज है, तो अगर ये F1 इधर लगाएगा तो ये F1 इधर लगाएगा। तो जब इसकी BD बनाओगे छोटे वाले की, तो नीचे mg ऊपर N2 और एक फोर्स लग रहा है कौन सा, F1। कहोगे भैया F क्यों नहीं लग रहा बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा वाला फोर्स बस इस पे लग रहा है, ठीक है, इस वाले पे, लेकिन ये जो है F1 अगर इधर लगाएगा तो F1 इधर भी लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और F इक्वल टू मास इंटू Net होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन और मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, समझ में आया। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन और मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो केस देख लो, अगर लिफ्ट हमारा रेस्ट पे है, हम लोग लिफ्ट में हम लोग बैठे हैं, लिफ्ट हमारा रेस्ट पे है, लिफ्ट रुका हुआ है, तो एक्सीलरेशन हमारा g के बराबर होगा, और जितना हमारा mg लगेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी mg इक्वल टू n हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी जो भी हमारा वेट होगा वो एक्चुअल वेट होगा। अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट रुकी हुई है, तो मेरा mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और उस टाइम के उस केस में क्या होगा कि जो हमारा वेट होगा एक्चुअल वेट होगा। लेकिन दूसरा केस देखो, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग मतलब क्या हुआ, मोशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में। एक्सीलरेटिंग मतलब क्या हुआ, मोशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में। तो मोशन किधर, ऊपर, अपवर्ड है ना, तो मोशन ऊपर, तो एक्सीलरेशन भी किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेटिंग हो रही है। एक्सीलरेटिंग का एक ही मतलब होता है, मोशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, मोशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में। रिटार्डेशन का मतलब होता है मोशन और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो BD बनाओ, हमने इधर बनाया, नीचे लगा mg, ऊपर जा रहा है a से, ऊपर भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि हर एक चीज़ कौन डिसाइड करेगा, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो किसमें से किसको घटाना है कौन डिसाइड करेगा, एक्सीलरेशन। जिधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी उधर से ही नीचे वाले घटाते हैं, जिधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी उसी में से घटाते हैं। तो जैसे देखो, ऊपर जा रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर जा रहा है तो मास इंटू एक्सीलरेशन ऊपर लग ही रहा है, और टेंशन तो ऊपर लग ही रहा है, यानी टेंशन भी ऊपर है, मास इंटू एक्सीलरेशन भी ऊपर है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना है, F कितना होता है बताओ, F क्या लिखोगे, F लिखोगे क्या, नॉर्मल में से mg घटाओगे इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नॉर्मल में से क्यों घटा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, नॉर्मल में से क्यों घटा रहे हो, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है, जो ऊपर रहता है उसी में से घटाते हैं, उसी की वजह से ऊपर, यानी एक्सीलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाला जो फोर्स रहेगा उसी में से F निकालेंगे। तो ऊपर F है, यानी कि नॉर्मल माइनस नीचे कितना mg, F हो गया ये। अरे नीचे तुम खींच रहे हो भैया, ऊपर वो ले जा रहा है, तो F निकालना पड़ेगा ना। F इक्वल टू क्या होता है, mnet। तो n माइनस mg इक्वल टू m में, n इक्वल टू mg प्लस m में, n इक्वल टू mg प्लस, यानी कि जब भी ऊपर जाओगे एक्सीलरेट करके तो n इक्वल टू mg प्लस है, यानी तुम्हारा वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा, यानी जो वेट अपरेंट होगा एक्चुअल से ज़्यादा होगा। वेट अपरेंट क्या होगा, एक्चुअल से ज़्यादा होगा, ठीक। तीसरा केस देखो, एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, यानी कि एक्सीलरेटिंग आ गया ना, मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहे हो तो एक्सीलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो डाउनवर्ड में नीचे भी नीचे जा रहे हो, मोशन में नीचे। अब देखो,
इसमें भी लगेगा नीचे एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल। अब बताओ किस में से किस में एफ नेट लिखेंगे? एफ नेट निकलेगी, घटाना पड़ेगा ना, एफ नेट दोनों को जोड़ तो नहीं दोगे, एक ऊपर एक नीचे, तो घटाना पड़ेगा। किस में से किसको घटाएं? तो कहोगे भैया एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो नीचे वाले से घटाओ, तो बोलोगे एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम में, एन इक्वल टू एम जी माइनस एम में, एन इक्वल टू एम जी माइनस, यानी कि एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस, यानी घट गया ना, देखो, यानी जो एक्चुअल वेट होगा हमारा ज़्यादा होगा। यानी जब ऊपर जाएगा लिफ्ट एक्सीलरेट करके, तो हमारा वेट अगर मैं 40 किलो का हूँ तो जो हम नापेंगे वहाँ पे तो 45 बताएगा, और अगर नीचे आ रहा है तो अगर मैं 40 किलो का हूँ तो मेरा वेट 35 बताएगा, घटा हुआ बताएगा, यानी मेरा एक्चुअल वेट ज़्यादा होगा। समझे? चौथा देखो, अगर लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, देखो रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, रिटार्डिंग अपवर्ड यानी मोशन जा रहा है अपवर्ड लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन में मोशन और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपवर्ड जा रहा है तो तुम मोशन को ऊपर कर दो, एक्सीलरेशन को नीचे कर दो, तो मोशन को ऊपर एक्सीलरेशन को नीचे, तो फिर बताओ एक्सीलरेशन नीचे लग गया तो किस में से किसको घटाएंगे, एम जी में से एन को घटाएंगे, एम जी में से एन को घटाएंगे, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा एम जी माइनस ए, यानी कि वर्ड एक्चुअल वाला अपरेंट से ज़्यादा हुआ। अब देखो रिटार्डिंग डाउनवर्ड, रिटार्डिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड जा रहा है नीचे मोशन होगा लेकिन रिटार्ड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या ऊपर लगाओगे। रिटार्डिंग का मतलब ये होता है एक्सेलरेशन और मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में करो। तो डाउनवर्ड का मतलब हुआ तुम तो जा रहे हो मुन्ना नीचे, मोशन तुम्हारा नीचे है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो अपोजिट करना पड़ेगा दोनों को, तो एक्सेलरेशन को ऊपर करना पड़ेगा मजबूरी में हमको। तो अब एक्सेलरेशन ऊपर, तो किस में से किसे घटाओगे, तो नॉर्मल में से घटाओगे एम जी को, तो एन इक्वल टू एम जी है, एम जी प्लस ए हो जाएगा, यानी अपरेंट वाला ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल से। समझ आएगा ना? छः केस था, 5 केस था, 5 बता दिया हूँ, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या तुम लोग को दिक्कत होती थी। अब तुम लोग को बस दिमाग में ये चलाओ कि एक्सीलरेशन होगा तो उल्टा, एक्सीलरेशन होगा तो मोशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, रिटार्डिंग होगा तो एक्सीलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन नीचे है तो रिटार्डिंग होगा तो एक्सीलरेशन को ऊपर कर दो, उल्टा कर दो, बस सिंपल सी बात है। अब देखो लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है, तो एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा डब्ल्यू अपरेंट एम जी माइनस ए, जीरो हो जाएगा, और डब्ल्यू अपरेंट जीरो हो जाएगा वेटलेसनेस, यानी कि अगर लिफ्ट हमारा लिफ्ट अगर हमारा फ्रीली फॉल कर रहा है तो जो हमारा अपरेंट वेट होगा वो जीरो होगा, हम लोग वेटलेसनेस के कंडीशन में चले जाएंगे, एक्सीलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला केस, अगर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, एक्सीलरेट डाउनवर्ड का मतलब नीचे आ रहा है, और एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या है, नीचे एक्सीलरेशन भी लग रहा है लेकिन जी से ज़्यादा, मतलब जी हमारा 10 मीटर पर सेकंड होता है, अगर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा लगा दोगे तो जो मैं रहूँगा, जो बॉडी उसमें रहेगी ना, वो चिपक जाएगी ऊपर जाके, इतनी तेज़ नीचे आएगी वो। तुम तो जी के भरोसे बैठे हो लेकिन वो जी से नीचे आ रहा है, मतलब जी से भी ज़्यादा उसकी एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन नीचे जाएगा, तुम यही हो, एक्सीलरेशन और नीचे गया, फिर तो और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, तुम चपक जाओगे ऊपर जाके। तो अगर एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा हुआ तो मैन मूव अप करेगा और स्टिक सीलिंग के साथ जाके चिपक जाएगा, सीलिंग के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक। तो हमारा अगला चीज़ आता है बर्ड और केज वाले प्रॉब्लम्स की, जो पिंजरे में हमारी चिड़िया होती है वो वाले प्रॉब्लम्स। तो देखो पिंजरा हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है एयर टाइट, एक होता है वायर केज। एयर टाइट मतलब क्या होता है, पूरी तरह से पैक पिंजरा, और वायर केज का मतलब होता है कि वो जो पिंजरा है उसमें जाली लगी हुई है, जाली लगी हुई जानते हो ना, ऐसे जाली वाली 2 पिंजरा। तो देखो एयर टाइट का मतलब क्या हुआ कि एयर टाइट का मतलब हुआ कि जो हमारे लिफ्ट में भी तो बैठते हैं तो एयर टाइट होता है, लिफ्ट भी तो पूरा पैक होता है, तो वही केस हमारा एयर टाइट में लगेगा। देखो अगर एयर टाइट में बर्ड फ्लाई करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो वेट ऑफ सिस्टम चेंज, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो, वेट हमारा चेंज नहीं होगा। अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जा रहा है, नीचे अगर जा रही है, सिंपल सी बात है घटेगा, यानी कि वेट विल डिक्रीज। अभी ऊपर पड़े हो ना, जब नीचे जा रही थी तो एम जी माइनस ए हो जा रहा था, घट रहा था, वही केस लगेगा। अपवर्ड एक्सीलरेशन करे तो एम जी प्लस ए हो रहा है, यानी बढ़ जा रहा था उसका वेट, ठीक। यानी कि एयर टाइट मतलब लिफ्ट वाला ही केस लगा देना, जो लिफ्ट में केस लगता था वही केस यहाँ लगा देना, ठीक। लेकिन अगर वायर केज है, मतलब वो वाली पिंजरा वाला वायर वाला है, तो अगर उसमें अगर चिड़िया उड़ती है तो वेट डिक्रीज होगा, हर एक केस में वेट डिक्रीज होगा, यानी चिड़िया अगर उड़ेगी तो वेट विल डिक्रीज, चिड़िया अगर उड़ेगी तो वेट विल डिक्रीज, किसमें, वायर केज में, ठीक। अब देखो बॉडी इन कंटेक्ट, कोई बॉडी 2-3 बॉडी कंटेक्ट में है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होना चाहिए कि जो एक्सीलरेशन होता है वो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन एम नेट होता है। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो यहाँ बॉडी है, एक बॉडी यहाँ लगी हुई है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये mg है, ये हमारा क्या है, ये 2mg है। तो बताओ चला कौन रहा है, ये नीचे ला रहा है mg, रोक कौन रहा है, तो कहोगे भैया 2mg अपन नेट टोटल मास कितना है mg और 2mg कितना है 3mg, तुम कहोगे -5 नंबर लेके चले आओगे। ये कहाँ रोक रहा है भाई, ये कहाँ रोक रहा है बताओ, स्मूथ सरफेस है, ये तो खींचेगा तो धीरे चला आएगा, ये खींचेगा धीरे चला, अगर ये रफ सरफेस होता तब ये रोकता, तो तुम लिखते mg माइनस रोकने वाला कितना म्यू इंटू एन,
यानी कि 2 म्यू एम जी तब लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। मान लो पुल्ली पे जो भारी रहेगा वो नीचे आएगा, इसको ऊपर नीचे करना, ये चलाने वाला है, ये रोकने वाला है। मतलब 10 किलो का नीचे अगर आ रहा है तो 5 किलो ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे तुम कह सकते हो कि ये चला रहा है तो ये रोक रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन एम नेट, यानी कि फोर्स अपन m1 प्लस m2, यानी फोर्स कौन सा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, ठीक है। बॉडी इन कंटेक्ट देखो, कोई भी एक्सीलरेशन रहेगा फोर्स अपन नेट मास। जैसे इसमें देखो पूरे बॉडी का सिस्टम मान लो, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स लग रहा है कि बाहर से फोर्स लग रहा है F, और टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अंदर वाले तो सारे इंटरनल फोर्स कट जाते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बाहर वाला फोर्स अपन टोटल मास। जैसे इस पे देखो m1 पे अगर हमको निकालना हो तो मैं m1 की बीडी बनाता हूँ। फोर्स लग रहा है इधर F, इधर लग रहा होगा m1 जी, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, और इधर से भी एक फोर्स लग रहा होगा, किसके वजह से, इन दोनों ब्लॉक, इस ब्लॉक की वजह से। तो क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस n1 इक्वल टू m1 है। फोर्स में से n1 क्यों घटा रहा हूँ, फोर्स में से n1 क्यों घटा रहा हूँ बताओ, क्योंकि फोर्स में से n1 इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन भी सी डायरेक्शन में है। तो फोर्स भी सी डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन सी डायरेक्शन में, तो किधर से घटाओगे, तो अभी तुमको सिखाया हूँ ना कि जिधर एक्सीलरेशन रहती है उधर से घटाते हैं। तो फोर्स में से n1 घटा दो, अपना लिख लो। पुल्ली ब्लॉक देखो, पुल्ली ब्लॉक में डायरेक्ट याद कर लो, एक्सीलरेशन फिर चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपन m नेट होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे mg चलाने वाला माइनस रोकने वाला स्मॉल mg अपन m प्लस। तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, एक्सीलरेशन होता है m माइनस m इंटू जी अपन m प्लस m। एक्सीलरेशन क्या होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी अपन m प्लस m। और टेंशन क्या होगा, 2 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी अपन m प्लस m। टी क्या होगा, 2 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी अपन m प्लस m। ये हमारा टेंशन होगा। तो एक्सीलरेशन भी निकल गया और टेंशन भी हमारा निकल गया, ठीक। अब देखो इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये सूडो फोर्स ना लगे हमारे पास, ठीक है, मतलब बी हटा दो, यहाँ पे बी मैं हटा रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई बॉडी रख दूंगा तो जो नीचे आने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा mg साइन थीटा होगा, और ये जो नॉर्मल होगा mg कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ बस याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं आता तो बस याद रखो कि जो नॉर्मल या जो रिएक्शन होगा क्या होगा, mg कॉस थीटा, रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल या रिएक्शन जो होगा mg कॉस थीटा होगा, और एक्सीलरेशन जो नीचे चलाएगा क्या होगा, g साइन थीटा, यानी कि नीचे लगेगा mg साइन थीटा जो इसको चलाएगा, और जो नॉर्मल लगेगा mg कॉस थीटा। दो चीज़ें क्लियर आई ना, इंक्लाइन प्लेन है, नीचे लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर लगेगा मतलब इधर लगेगा नॉर्मल के बराबर क्या होगा, नॉर्मल के बराबर होगा mg कॉस थीटा। दो चीज़ें देखो, ठीक। अब देखो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। कहता है कोई रिलेटिव स्लीपिंग ना हो स्टेशनरी, यानी जो ब्लॉक रखे हो वो स्लिप ना करे। कोई कहता है देयर इज नो रिलेटिव स्लीपिंग, देयर इज दिस इज स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी रहे, मतलब कोई स्लीपिंग ना हो और स्टेशनरी रहे। तो उस केस में जो एक्सीलरेशन हमारा होता है वो जी टेन थीटा के बराबर होता है। जो मतलब स्लिप ना करे, चुपचाप वहीं खड़ा रहे, बैठा रहे, अटका रहे, तो एक्सीलरेशन होगा जी टेन थीटा। लेकिन कहेगा कंटेक्ट ब्रेक हो जाए, मतलब ये टूट जाए, कंटेक्ट ब्रेक हो जाए, वो फ्री फॉल करने लगे या फॉल करने लगे, तो उस समय एक्सीलरेशन होता है जी बाई टेन थीटा। ध्यान रखना, रुका हुआ है तो एक्सीलरेशन होगा जी टेन थीटा, अगर चल दिया है तो एक्सीलरेशन होगा जी बाई टेन थीटा, और 1/10 थीटा बोलते हैं कॉट थीटा, तो जी बाई कॉट थीटा, जी इंटू कॉट थीटा भी बोल सकते हो, ठीक। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया कि जब मतलब फोर्स इधर कोई ना लगे, मतलब एक्सीलरेशन कोई फोर्स इधर ना लगे, बाहर से मतलब ना लगे, तो उस टाइम नॉर्मल होता है mg कॉस थीटा। लेकिन अगर यहाँ से भी तुमने फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेशन लगा दिया मान लो b का, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी दोनों के बीच की वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी mg बाई कॉस थीटा। विदाउट सूडो फोर्स क्या थी, mg कॉस थीटा थी। जैसे तुमने फोर्स लगा दिया तो क्या हो गई, mg बाई कॉस थीटा। नॉर्मल में क्या थी, नॉर्मल क्या था, mg कॉस थीटा था। लेकिन जैसे सूडो फोर्स लगाया तो जैसे सूडो फोर्स तुमने इधर से लगाया तो इधर लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो मैंने सिखाया, इधर एक्सीलरेशन लगाया तो उन्हें बाहर से एक्स्ट्रा, तो इधर लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल जो आएगी ना, mg बाई कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक। नीट में पूछा भी है, देख लेना एक बार। तो सूडो फोर्स होता है, जब सूडो फोर्स ना हो तो n इक्वल टू mg कॉस थीटा होता है। तो ये रिलेटिव स्लीपिंग और कंटेक्ट ब्रेक वाली चीज़ें देख लेना एक बार, ठीक। अब देखो स्प्रिंग फोर्स देख लो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, kx होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, kx होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कह रहा है कि अगर तुम देखो यार, इसको कैसे समझाओ, देखो बताओ इसमें कितना kx है, तो तुम कहोगे भैया नीचे एक m है, एक m है, 3m है ना, तो नीचे कितना लग रहा है 3mg। तो 3mg से नीचे खींच रहा होगा तो ऊपर कितना लग रहा हो, kx, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या है, kx है। तो देखो 2m है और m है, तो कितना नीचे लगेगा टोटल, यहाँ से इसके ऊपर कितना लगेगा, तो नीचे लगेगा पूरा 3mg, तो इस पर लगेगा क्या, kx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुमसे कहेगा इसमें बता दो, तो तुमको एक ही मास दिख रहा है, तो 2mg इक्वल टू क्या होगा, kx होगा यहाँ पे। तो वही पूछा है, एक्स इनिशियल अपर में कितना होगा 3mg बाई के, लोअर में कितना होगा 2mg बाई के, ठीक।
अब कह रहा है कट पीट कर दें, तो उसका क्या केस होगा, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ देख लेना, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है यार, पहले क्या होगी 3mg इक्वल टू kx था, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, x वैल्यू k का वैल्यू कितनी हो जाएगी 3mg बाई k हो जाएगी। यहाँ से x वैल्यू क्या हो जाएगी 3mg बाई k, यहाँ से रखे रहो, इसको पुट कर देना इसमें। जब कट करेगा तो नीचे वाला तो 2mg से नीचे गिरेगा, ऊपर वाला मान लो गिरेगा m से, mg आएगी नीचे और 3kx पहले से था। ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में मैंने बहुत डिटेल में कराया, तो अगर किसी को करना होगा तो वहाँ से भी कर सकता है। तो बस अभी जो मैंने समझाया उतना ध्यान रखो। लामी थ्योरम देखो, अगर 3 वेक्टर होते हैं ए बी सी, तो ए का एंगल ए के, देखो यहाँ पे जो ए होता है ना वो साइन अल्फा बराबर होता है, ए के सामने होता है अल्फा, बी के सामने होता है बीटा, सी के सामने होता है गामा। तो ए अपान साइन अल्फा इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इक्वल टू सी अपान साइन गामा होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन जो लटके होते हैं ना पुल्ली, ये क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे भी आसान होता है, 2 पार्ट में इसको तोड़ लो, टी कॉस थीटा कर लो, टी साइन थीटा कर लो, ये इसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, यहाँ से भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो लामी थ्योरम होता है, बस ध्यान रखो। हैंगिंग चेन कह रहा है ये चैन है और उसका पूरा लेंथ L था, उसका x पार्ट झूल गया, x पार्ट झूल रहा है, तो कहेगा कि बता दो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ कितना झूल सकता है नीचे, मतलब वो स्लिप ना करे, मतलब कितना झूले कि ये स्लिप ना करे। तो जो x बाई एल होता है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट कैन हैंग ओवर द एज विदाउट स्लिपिंग, वो होता है म्यू अपॉन म्यू प्लस एन, यानी जितना इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। ये बहुत आसान कर देगा तुम्हारे क्वेश्चन को, नीट वाले क्वेश्चन करके देखना, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 करना, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैट तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या तुमने पढ़ा है कि रुका हुआ होता है, तो यहाँ पर भी स्टैटिक का मतलब क्या होगा, रुका हुआ है, यानी कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट में। डायनेमिक में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट, समझे, मतलब कि मोशन हो रहा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है और डायनेमिक मतलब मूव कर रहा है। तो स्टैटिक में जो लिमिटिंग कंडीशन होती है वो एफएस मैक्सिमम होती है, म्यू एस इंटू एन होती है। क्या होती है, म्यू एस इंटू एन होती है, यानी कि फ्रिक्शन कोई फोर्स पूछेगा तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो जो लिमिटिंग कंडीशन होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है, मतलब कि यहाँ पे बॉडी चल देगी, मतलब अभी रुकी हुई थी, अब एकदम लिमिट पे आ गई, अब यहाँ से चल देगी, तो कितना फ्रिक्शन वहाँ पे होता है, म्यू एस इंटू एन। एन हमारा क्या होता है, लगभग हर केसेस में mg के बराबर होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा नॉर्मल mg नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, इधर जो फोर्स लगेगा वही ये नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे mg नीचे है, फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे फ्रिक्शन mg के बराबर होगा, नॉर्मल हमारा जो फोर्स लगेगा उसके बराबर होगा। तो नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लिमिटिंग कंडीशन में एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन के बराबर होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो और डायनेमिक में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में एफ के हो जाएगा म्यू के एन, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। यानी स्टैटिक पूछेगा तो म्यू एस इंटू एन और काइनेटिक पूछेगा तो म्यू के इंटू एन कर देना, ठीक है। अगर एफ अप्लाइड लेस देन एफ एस मैक्स है, कोई भी क्वेश्चन करना फ्रिक्शन का, सबसे पहले एफ एस मैक्सिमम निकालना। एफ एस मैक्सिमम जब निकालोगे तो म्यू एस इंटू एन कर देना। मान लो एफ एस मैक्सिमम आ गया 12 न्यूटन, ठीक है, और अप्लाइड आ गया 10 न्यूटन, तो तुमसे आंसर जब पूछेगा तो तुम 12 न्यूटन टिक नहीं करोगे, तुम 10 ही न्यूटन टिक करोगे, समझे, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। लिमिटिंग कंडीशन में जो एफ एस मैक्सिमम होता है म्यू एस एन होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन फ्रिक्शन का है तो सबसे पहले एक ही काम करना, म्यू एस एन यानी एफ एस निकालना। एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, उसको निकालोगे तो मान लो उसको तुमने निकाला तो आ गया 20 न्यूटन और तुमने फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन होगा ना, वो 15 न्यूटन ही आंसर आएगा। ये 20 मत टिक कर देना, गलत कर दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एफ एस मैक्सिमम जितना होगा वो टिक मत करना, जितना एफ अप्लाइड होगा वो टिक करना। अगर एफ अप्लाइड लेस देन एफ एस मैक्सिमम है, अगर एफ अप्लाइड एफ एस मैक्स के बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन आ गई, ठीक है। और अगर एफ अफरेंट एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, मतलब एफ अफरेंट यानी कि 25 जूल आ गई एफ अफरेंट और एफ एस मैक्स क्या हो गया, मान लो 20 आ गया, तो 25 जूल ज़्यादा होगा ना एफ एस मैक्स से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो 20 जूल का है और मैंने फोर्स लगा दिया 25 जूल का, तो फ्रिक्शन तो 20 ही है, मैंने लगा दिया 25, तो बॉडी चलने लगेगी ना थोड़ा थोड़ा, तो चल रही है तो मोशन में आ गई, तो वहाँ पे एफ एस नहीं निकलेगा, अब वहाँ पे एफ के निकालोगे, तो म्यू एस और म्यू के दोनों दिया रहेगा, तो म्यू एस को लिमिट कर देना, म्यू के को लगाना, म्यू के एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के एन हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो जो एफ अप्लाइड होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो एफ अप्लाइड काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो ये तीनों चीज़ें आई होप समझ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ थी कि एफ एस मैक्स अगर 20 आ रहा है और फोर्स अप्लाइड 10 है तो फ्रिक्शन हमारा 10 ही होगा, 20 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एम है, फोर्स लगा के थीटा खींच रहे हो तो जस्ट स्टार्ट मोशन का जो कंडीशन होता है वो होता है एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एस मैक्स होना चाहिए। एफ
कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होना चाहिए मोशन को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं मालूम है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग फोर्स इज इजियर देन पुशिंग। तो पुलिंग पुशिंग से ज़्यादा आसान होता है, क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑन पुलिंग लगता है वो लगता है म्यू एम जी अपन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या लगता है? म्यू एम जी प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और पुशिंग में क्या लगता है? म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस है, इसके वजह से ये वाला टर्म बड़ा हो गया, ये वाला टर्म बड़ा हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म क्या होगा? बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। यानी इसमें देखो ये तो घट गया ना, ये घट गया, ये छोटा हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो बड़ा टर्म आएगा। यानी फोर्स वाला पुशिंग ज़्यादा होता है, पुलिंग वाला फोर्स कम होता है। इसीलिए फोर्स इन पुलिंग हमको ईजियर लगता है देन पुशिंग। इसलिए फोर्स इन पुलिंग का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एम जी अपन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब पुशिंग का हो जाएगा म्यू एम जी अपन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक, जनरल टर्म में देखोगे तो म्यू एस हमेशा म्यू के से ज़्यादा होता है। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू के से ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में पहले अगर म्यू एस म्यू के दिया तो पहले यही चेक कर लेना कि म्यू एस ज़्यादा है, किस में ए और बी दिया तो म्यू एस म्यू के पूछा है, तो पहले चेक कर लो म्यू एस ज़्यादा है कि नहीं। म्यू एस जिसका ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। ठीक, तो ये देखो जब ग्राफ बनाओगे फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ये बराबर होते हैं, एफ इक्वल टू एफ एल लिमिटिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब आप चलने ही वाला होता है। फिर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आया? तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से भी कि ये जो म्यू एस है वो म्यू के से थोड़ा ज़्यादा है। देखो यहाँ पे म्यू एस म्यू के से ज़्यादा है, तो वही लिखा हुआ है म्यू एस ज़्यादा होगा म्यू के से। और जो वैल्यू ऑफ म्यू एस और म्यू के होगा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बोथ द सरफेस इन कंटेक्ट पे, और जो वैल्यू ऑफ म्यू होगा डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ सरफेस पे। यानी कि नेचर ऑफ बोथ द सरफेस पे भी डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और म्यू एस और म्यू के दोनों क्या है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। म्यू एस और म्यू के क्या है? दोनों डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। ठीक, फोर्स जो पुलिंग का है मिनिमम होगा कब? किस एंगल पे? फोर्स जो पुलिंग वाला मिनिमम कब होगा? जब tan थीटा वैल्यू 45 डिग्री होगा, और नहीं tan थीटा वैल्यू म्यू एस होगा 45 नहीं, सॉरी रेंज वाला पहुंच गया मैं। पुलिंग फोर्स मिनिमम तब होगा जब tan थीटा वैल्यू क्या होगा? म्यू एस होगा। पुलिंग फोर्स मिनिमम तब होगा जब tan थीटा वैल्यू म्यू एस होगा, और फोर्स मिनिमम जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी अपन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू एम जी अपन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ध्यान रखना पुलिंग फोर्स मिनिमम कब होगा? जब tan थीटा म्यू एस हो जाए, और मिनिमम फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू एम जी अपन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू एम जी अपन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना हमेशा लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। जो रोलिंग फ्रिक्शन है हमेशा लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ध्यान रखना। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफर बाई ग्राउंड भी बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो ये हमारा मास एम था, फोर्स लग रहा था इधर, नॉर्मल लगा इधर, ये थीटा हमारा एंगल पे था ये, और एफ एस लगा हमारा फ्रिक्शन। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो रेंज आर हमारा जो होगा रिएक्शन फोर्स नॉर्मल होगा, बराबर होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हाँ रेंज देख लो यार, सबसे पहले रेंज देखते हैं ना, रेंज पहले देख लेना। रेंज जो होता है ना, रेंज जो होता है फ्रिक्शन, रेंज जो होता है फ्रिक्शन वाला का नॉर्मल से लेके आर से लेके एन प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होता है। मिनिमम फोर्स याद रखना म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी अपन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। लेकिन जो रेंज होगा यहाँ पे एन से लेके आर से लेके एन 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा? एन से लेके आर से लेके एन 1 प्लस म्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा रेंज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एफ एक्सटर्नल जीरो तो आर मिनिमम नेट एन के बराबर हो जाती है। अगर जीरो से लेके एफ एस मैक्स तक होगा, और जीरो से लेके एफ एस मैक्स तक होगा तो फोर्स बढ़ेगा, आर बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगी। तो पहला तुमने जीरो अगर है तो एफ मिनिमम जो होगा नॉर्मल के बराबर होगा। अगर जीरो से लेके एफ एस मैक्स के बराबर में है, एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो से लेके एफ एस मैक्स के नीचे है, मतलब फोर्स मैक्सिमम जो है वो अप्लाइड से ज़्यादा है, एक्सटर्नल से ज़्यादा। वही केस मैंने भी बताया था। तो वहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगी। तो जो आर होगी ना रिजल्टेंट है, ये हमारा क्या रिजल्टेंट है। तो जो आर होगी वो रूट में एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, देख लो रूट में एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, रूट में एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का। जो रिजल्टेंट होगी, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाली जो होगी वो रूट में एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर होगी। और tan थीटा क्या हो जाएगी? एफ एस अपन नॉर्मल। tan थीटा क्या हो जाएगी? एफ एस अपन नॉर्मल हो जाएगी। इसी को हम लोग म्यू एस बोलते हैं। ठीक है। और अगर एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स के बराबर हो गया, एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स के बराबर हो गया, तो रेंज आर मैक्सिमम कितना होगा? रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स। बस कुछ करना है, देखो सब कुछ वही था। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर था, हमने मैक्सिमम आया तो एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर कर दिया, और आर था आर को मैक्स कर दिया। ठीक है। और एफ एक्सटर्नल ही एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो गया, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई तो एन का स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। अब एफ एस नहीं रहेगा, एफ के रहेगा ना, क्योंकि क्यों बताओ क्यों रहेगा? क्योंकि वो ज़्यादा हुई ना, फोर्स हमारी अप्लाइड ज़्यादा हुई फ्रिक्शन से, तो हमारी बॉडी चलने लगेगी। और tan थीटा हमारा अब म्यू एस नहीं होगा, म्यू के होगा, यानी एफ के बाई एन होगा। ठीक। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है?
मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फॉर बीच ए ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी एट प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन होता है फॉर बीच ब्लॉक रिमेन्स, यानी कि वो एंगल बता दो, वो एंगल होता है इंक्लाइन प्लेन का जिस पे ब्लॉक हमारी चुपचाप खड़ी रहे, बैठी रहे, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ही बराबर होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है म्यू एस पे, ओनली ऑन म्यू एस, म्यू के नहीं, म्यू एस यानी कि काइनेटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट पे। तो डिपेंड्स ओनली ऑन द म्यू एस। और tan थीटा नॉट इक्वल टू म्यू एस होता है, tan थीटा नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ब्लॉक। देख रहे हो ना, जो थीटा नॉट है वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ ब्लॉक पे, और यहाँ पर भी ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट होती है tan थीटा नॉट पे, स्टैटिक पे, ठीक। तो डिपेंड ओनली ऑन द एंगल म्यू एस पे हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन फॉर बीच ए ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन ए प्लेन। तो एंगल पर रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द म्यू, और tan थीटा नॉट इक्वल टू म्यू एस होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर ब्लॉक की भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अब देखो एंगल ऑफ इंक्लाइन, जो इंक्लाइनेशन है अगर रिपोज से कम हुआ, यानी हमारा जो रिपोज एंगल है वो ज़्यादा है, यानी कि जो रोकने वाला एंगल है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से ज़्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अगर एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, रिपोज का काम क्या है, ब्लॉक को रोकना, अगर वही ज़्यादा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो क्या ब्लॉक नीचे गिरेगी? नहीं गिरेगी भाई, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ रिपोज अगर ज़्यादा है, देखो एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस अगर ज़्यादा है tan थीटा से, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, तो गिरेगी नहीं, और जो एफ एस होगी ना वो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुमसे पूछ लिया तो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी, और रिएक्शन फोर्स पूछा, नॉर्मल पूछा तो mg के बराबर होगी। tan अल्फा हमारा एफ एस अपन हो जाएगा, tan अल्फा tan थीटा के बराबर होगा, अल्फा थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकल पॉइंट्स यहाँ से तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर रिपोज से कम है तो 3-4 चीज़ें याद रखना है। पहला कि म्यू एस ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछ लिया तो mg sin थीटा होगा, रिएक्शन फोर्स पूछ लिया तो mg होगा, tan अल्फा हमारा एफ एस अपन एन होगा, ठीक। अगर इंक्लाइनेशन ज़्यादा हो गया रिपोज से तो जाहिर सी बात है बॉडी स्लाइड कर जाएगी, स्लाइडिंग होगी, tan थीटा म्यू एस से ज़्यादा हो जाएगा, और म्यू एस अब नहीं लगेगा क्योंकि स्लाइड करेगा ना तो म्यू के लगेगा अब, तो tan अल्फा म्यू के बराबर होगा। tan अल्फा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन पूछेगा तो म्यू के mg cos थीटा। अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा था, जब रिपोज जाता था तो क्या होता था mg sin थीटा, लेकिन यहाँ पे म्यू के mg sin थीटा नहीं होगा, म्यू के mg cos थीटा होगा जब इंक्लाइनेशन प्लेन ज़्यादा हो जाएगा एंगल रिपोज से, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज था केवल mg के बराबर, मतलब रेंज नहीं सॉरी, रिएक्शन फोर्स हमारा mg के बराबर था नॉर्मल, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा n1 प्लस म्यू के स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे mg के बराबर था, यहाँ पे जो था 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, वही अभी तुम ऊपर पढ़े थे 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस सबके था ना, यहाँ पे n को कॉमन लेके 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, और एक्सीलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये 4 चीज़ें याद रख लो, ये 4 चीज़ें याद रख लो, कहानी खत्म कर दोगे, कहीं से उड़ा खत्म कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मैं तेज़ी में, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, हॉस्पिटल जाना था थोड़ा भी। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ये मैंने बता दिया तुमको सारी चीज़ें। एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन रिपोज अगर ज़्यादा है तो tan थीटा इज लेस देन म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा mg sin थीटा mg। ये पूरी चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस याद कर लेना आपके, और रेंज और एक्सीलरेशन, ठीक। अगर डाउनवर्ड स्लिपिंग, जैसे कोई बॉडी अगर डाउनवर्ड स्लिप कर रही है तो कितना फोर्स मिनिमम लगा दो रुक जाए, तो मिनिमम फोर्स होती है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। देखो वही चीज़ है, एक्सीलरेशन क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, तो वही याद कर लो, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो mg से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा। अगर बॉडी को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो रिटार्डेशन क्या हो, किसी बॉडी को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन, किसी इंक्लाइन प्लेन पे जाके हम लोग उसको ऐसे फेंक रहे हैं, तो उसकी जो रिटार्डेशन होगी वो g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा होगी, g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा होगी, ध्यान रखना। और रिटार्डेशन ऑफ बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पे मे बी ग्रेटर देन g से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर 1 in x लिखा है उसका मतलब होता है sin थीटा वैल्यू 1/x। यहाँ देखो वही बताया, अगर अप्लाइड 6 न्यूटन है, एफ एस मैक्सिमम 12 न्यूटन आ गया, तो फ्रिक्शन 12 नहीं होगा, फ्रिक्शन 6 ही होगा, बताया हो ना अभी। और फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है म्यू जी, फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, म्यू जी होता है। अब देखो ये होता है कि मतलब इंक्लाइन प्लेन आधा स्मूथ है आधा रफ है, आधे आने में उसको लग रहा है टाइम t स्मूथ वाले में, और रफ वाले में लग रहा है n टाइम्स t। मतलब अभी लग रहा था 5 सेकंड, अब लग रहा है 50 सेकंड, तो मतलब 10 गुना हो गया ना। तो पहले लग रहा था t, अब लग रहा है n टाइम्स t, यानी पहले स्मूथ था अब रफ था। तो जो म्यू की वैल्यू होगी वो 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगी, 1 - 1/n स्क्वायर क्या होगी, 1 - 1/n स्क्वायर। पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर पहले जीरो थी यहाँ पे, उसको ड्रॉप किया गया, ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पर भी जीरो हो गई, रफ सरफेस की वजह से भी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा। दो फॉर्मूला याद रखो, पहला क्या, आधा स्मूथ आधा रफ, पहले में टाइम टी, दूसरे में n टाइम्स टी, तो हो जाएगा 1 - 1/n² म्यू का वैल्यू। अगर पहले जीरो था वेलोसिटी और पहले आया फिर रफ सरफेस में भी आके जीरो हो गया, तो वहाँ पे म्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। आधा स्मूथ था आधा रफ था, पहला लेंथ L1 था दूसरा लेंथ L2 था, तो स्टॉप एट द बॉटम, यानी इसको रोकने के लिए जो म्यू का वैल्यू होगी L1 + L2 / L2 × tan थीटा होगी। L1 + L2 मतलब टोटल लेंथ अपन L2 किसका लेंथ है, रफ सरफेस का, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा L1 + L2 / L2 = tan थीटा। म्यू इक्वल टू L1 + L2 / L2 tan थीटा, रफ सरफेस हो जाएगा। टू स्टॉप एट द बॉटम, म्यू इक्वल टू n - 1/n + tan थीटा। मतलब यहाँ से भी निकाल सकते हो म्यू का वैल्यू, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से निकालना आसान होता है। म्यू इक्वल टू 1 - 1/n², ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन तो म्यूजिक बराबर होगा, रिटार्डेशन एसिलेशन, मतलब एसिलेशन हमेशा म्यूजिक बराबर होगा फ्रिक्शन वाले केस में। एक्सीलरेशन पूछेगा तो म्यूजिक लगा देना। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगा तो तुमको मालूम है v² = u² + 2as होता है, ये खत्म हो जाएगा तो v² = 2as होता है, तो s हो जाएगा v² / 2a, तो v² / 2 म्यू g। एसिलेशन में क्या रख दोगे, अरे पढ़ा था ना v0² / 2s, तो v0² / 2a पढ़ा था ना, ए के जगह क्या रख दो, म्यू जी रख दो, बस बात खत्म। टाइम रखेगा v0/म्यू जी। पार्टिकल कोई अगर हेमिस्फेरिकल बॉल में, पार्टिकल कोई हेमिस्फेरिकल बॉल में, मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से जाके अपने आप फिर रुक जाएगा ना वहाँ पे, फिर वापस आएगा ना, तो थीटा नॉट एंगल ऑफ रिपोज है, तो tan थीटा नॉट को म्यू एस के बराबर कर देना। और हाइट मैक्सिमम पूछेगा तो r1 - cos थीटा, r हमारा क्या है, रेडियस है, r हमारा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस 1 - cos थीटा कर देना। हाइट मैक्सिमम क्या हो जाएगी, r1 - cos थीटा। सूडो एक्सीलरेशन भी बताया तुमको कि मास है, अगर तुमने एक्सीलरेशन इधर लगाया तो सूडो फोर्स इधर लगना ही लगना है, और ये मास जो है ना, मास, ये जो मास तुम एक्सीलरेशन इधर लगा रहे हो तो मास इंटू एक्सीलरेशन इधर लगेगा, फोर्स, वो हमारा क्या होगा, सूडो फोर्स होगा, ma0, ठीक। और नीचे mg फ्रिक्शन, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा mg के बराबर नहीं होती है, नॉर्मल किसके बराबर है, सूडो फोर्स के बराबर है, फ्रिक्शन mg किसके बराबर है, फ्रिक्शन, ठीक। अगला चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं, जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। एफ एक्सटर्नल जीरो कब होगा, अगर एफ एक्सटर्नल ही जीरो हो गया तो फोर्स इक्वल होता है dp/dt, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होना है, ठीक। यानी एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, एफ एक्सटर्नल होगा dp/dt इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू dp/dt, dp जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, समझो क्या है, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या, इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, तो दोनों अगर जीरो हो गए तो हमारा क्या होगा, बात ही खत्म। दोनों जीरो हो गए तो इनिशियल फाइनल को बराबर कर दो बस। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ पे ही बेस्ड होता है, मोमेंटम m भी होता है। जैसे देखो पहले m1 v1 थे, फिर m2 v2 थे, दोनों कोलाइड करके m1 v1 और m2 v2 हो गए, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होंगे, तो m1 v1 का मोमेंटम प्लस m2 v2 का, m1 v1 का मोमेंटम प्लस m2 v2, मतलब इन दोनों का मोमेंटम इनिशियल प्लस इन दोनों का मोमेंटम फाइनल बराबर हो जाएगा, ठीक। अब बम ब्लास्ट वाले केस देख लो, ऊपर कहते हैं कि बम फेंका ऊपर जाके ब्लास्ट कर गया, तो ऊपर जाके ब्लास्ट करा तो एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा भाई, वो तो बम तो अंदर से ब्लास्ट हो रहा है, इंटरनल फोर्स है, तो आप एक्सटर्नल जीरो यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सपोज करो कि इंटरनल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल जीरो, तो फिर इनिशियल फाइनल के बराबर ही होगा। सपोज करो परपेंडिकुलर ब्लास्ट हुआ, समझा रहा हूँ, देखो 10 kg का बॉडी था, बी वेलोसिटी फेंका ऊपर जाके ब्लास्ट कर गया, ठीक है। तो मैक्सिमम केस होता है, बोलता है कि दो पार्ट में ब्लॉक हुआ, एक 8 kg का था वो 3 मीटर से भाग गया, एक 2 kg का था 4 मीटर से था, दोनों परपेंडिकुलर हुआ। हर केस में मतलब परपेंडिकुलर दिया रहता है, नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिखा दूंगा मैं। तो मान लो इधर से भागा इधर से भागा, तो कहता है 8 और 2 हुआ, तो तुमसे कहेगा कि इसकी वेलोसिटी बता दो, जिस वेलोसिटी से हमको फेंका गया था, तो ये बताओ अगर 8 और 3 से इधर गया, 2 और 4 से इधर गया, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 8 3 24, मास इंटू वेलोसिटी 8 3 24, और इसका कितना होगा 2 चौको 8, तो 8 और 24, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब बताओ इनिशियल को और फाइनल के बराबर करना है, इनिशियल को फाइनल बराबर कर रहा है, तो तुम्हारी रिजल्टेंट तो इधर जा रही है 8 और 24 का स्क्वायर रूट में, तो तुमको किधर लगाना पड़ेगा, इधर, देख रहे हो ना, रिजल्टेंट इधर गई ना, तो इनिशियल फाइनल का बराबर होगा, टोटल हमको जीरो करना है ना, टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो करना है, तो तुम बाबू इधर जा रहे हो तो मैं इधर भागूंगा, तो तुम जा रहे हो कितने से, रूट में 8 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर से, तुम्हारी मोमेंटम है, तो मेरा मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू बी इधर लगा दूंगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ तुम्हें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से कराऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक। देखो ब्लॉक एंड ब्लॉक पे बस इतना भी जानो कि जो नीचे वाला अगर फोर्स पूछता है ना, तो नीचे वाला फोर्स होता है म्यू m1 + m2 × g। अब देखो कोलिजन सर्कुलर मोशन ब्लॉक ऑन ब्लॉक,
ठीक है। कोलिजन, सर्कुलर मोशन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, और वो इलास्टिक, वही तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। कोलिजन, सर्कुलर मोशन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, इसका एक अलग वीडियो आएगी, एक सेपरेट वीडियो आएगी, लास्ट में आएगी, ठीक है, इन चैप्टर्स को होने के बाद। तो ये हमारा एनएलएम खत्म हो चुका है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे 29 और 36 टॉपिक तक आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये मोशन इन 1D 2D हो चुका था, एनएलएम है। थोड़ा अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे पता नहीं था, मैंने कल बोल दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स, कैपेसिटर सब हो जाएगा, तो अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। अभी हो सकता है शाम तक आ जाऊँ 5-6 बजे तक, तो आके फिर रिकॉर्ड करके उसको डाल दूँगा, लेकिन आज ही कराऊंगा, ठीक है, आज ही डालूंगा। तो ये हो गई हमारी, ये देख लो टॉपिक हमारे चल रहा है, जिसको टॉपिक वाले ज्वाइन करना है कर लो। और ये मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है, छोटा सा चैनल है, 7K प्लस इसमें मेंबर है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बड़े बड़े टीम वाले लोग कर रहे हैं चीज़ें, सोचो अकेला बंदा क्या क्या करता है, ठीक है। तो मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है, ये है। टेलीग्राम पे सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम पे सुबह यार 3 बजे का उठा हूँ, ठीक है, 3 बजे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। 4-5 वीडियो शूट करनी थी, कर लिया हूँ, धीरे धीरे अपलोड करूँगा अभी। तो ये मेडिको होली का भी है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आराम से मजे में पढ़ाई करो, ठीक है। अभी वीडियो जा रहा हूँ हॉस्पिटल पे, वहीं थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वहीं वीडियो एडिट करके वहीं अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ नेट भी नहीं चलता यार गाँव में, दिमाग ख़राब हो गया मेरा यहाँ पे। कल ही अपलोड कर रहा था, बारिश वगैरह आ रही थी तो अपलोड नहीं कर पाया। अभी चल रहा हूँ वही सिटी में अपलोड करूँगा, वहाँ जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तुरंत एडिट में लगा के वहीं कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। इतना ही मांगता हूँ, इतना तो कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।